अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है किसी भी मटेरियल पे। हमने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ने से बेसिकली रैंडमनेस बढ़ जा रही थी, और उस रैंडमनेस के बढ़ने से क्या हो रहा था कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, मैग्नेटिक मटेरियल थे, वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर दे रहे थे। उनका जो सिंक्रोनाइजेशन था, या कह सकते हो जो एक मैग्नेटिक डायपोल का अरेंजमेंट था, वो डिस्टर्ब हो जा रहा था। ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। अगर मैं ऐसे एक पॉइंट में बताऊं तो हमने सबसे पहले सीखा था इस लेक्चर के अंदर कि कैसे टेम्परेचर ने ससेप्टेबिलिटी को अफेक्ट करा था मैग्नेटिक मटेरियल की। दूसरा हमने देखा था कि किस तरीके के कर्व बड़े इंपॉर्टेंट थे। ये तीनों कर्व मैंने देखे थे कि कैसे ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर अफेक्ट होगी इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक, फेरो एंड एंटी फेरो। इन सबको हमने देखा था। यहाँ पे मैंने दो टेम्परेचर जो आपके लिए हाईलाइट करके रखे हैं, हमने इन दो टेम्परेचर को पॉइंट आउट किया था कि भाई टी एन टी सी ये क्रिटिकल टेम्परेचर थे, जहाँ पे टी सी क्रिटिकल टेम्परेचर था फेरो का, और टी एन था क्रिटिकल टेम्परेचर एंटी फेरो का। ठीक है, नाउ अगर हम इन दोनों टेम्परेचर की बात करें तो ये मैंने वहां पे केवल आपको लिख दिया था क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट्स, बस इतना ही बताया था। लेकिन यहाँ पे टीएन का जो मतलब होता है वो होता है नील टेम्परेचर, और जो टीसी होता है वो होता है क्यूरी टेम्परेचर, यानी कि एक्चुअल मीनिंग जो होता है इन टेम्परेचर्स का। यहाँ मैंने टीएन और टीसी क्यों लिखा था, टी ए और टी बी क्यों नहीं लिखा था, उसके पीछे ये रीजन है कि टीएन का मतलब होता है नील टेम्परेचर और टीसी का मतलब होता है क्यूरी टेम्परेचर। तो ये सब क्या होते हैं, और इस पूरे लेक्चर के अंदर मैं बात करने वाला हूँ क्यूरी टेम्परेचर के बारे में। ये दोनों टेम्परेचर को हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर पूरा डेडिकेटेड होगा क्यूरी टेम्परेचर पे। तो मेरा नाम प्रांजल है, और आज हम लोग लेक्चर में बात करेंगे क्यूरी टेम्परेचर के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग नील टेम्परेचर भी डिस्कस करेंगे, पर ये लेक्चर क्यूरी टेम्परेचर पे फोकस रखते हैं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैरी क्यूरी को याद कर लेते हैं भाई। ये इनके बहुत फेमस हस्ती हैं, आप सब लोग जानते होंगे। मैरी क्यूरी नोबेल प्राइज विनर है। इनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में, और इन्होंने ही जब मैग्नेटिक मटेरियल में अपनी रिसर्च को लेके गई तो वहां पे इन्होंने क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट की डिस्कवरी करी। बेसिकली अगर क्यूरी टेम्परेचर की हम बात कर लेते हैं तो ये बेसिकली एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जाने पर रैंडमनेस जो होती है एटम्स की वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। यानी कि ये वो क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसके ऊपर अगर तुम अपने टेम्परेचर को ले गए तो वहां पे जो रैंडमनेस है एटम्स की या वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसको एक दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, ये वो टेम्परेचर होता है जहां पे मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं मैग्नेटिक टर्म्स में। ठीक है, तो दो मतलब समझ में आ गया, यानी क्यूरी टेम्परेचर एक तो वो टेम्परेचर जिस पे हम कह सकते हैं कि रैंडमनेस बढ़ रही है, या फिर हम कह सकते हैं वो टेम्परेचर जिस पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एक और तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं, हम ये कह सकते हैं एक ये वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जाने पे मैग्नेटिक जो है जो मटेरियल है उसकी इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को खो देते हैं या चेंज कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों जो है, जो मैंने आपको तीन स्टेटमेंट दिए, ये अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्यूरी टेम्परेचर की बात सुन के हमारे दिमाग में तीन पिक्चर आ सकती हैं। पहला, रैंडमनेस बढ़ गई। दूसरा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हो गई। और तीसरा, जो उनके इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट थे जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन थे वो डिस्टर्ब हो गए। यानी कि इन तीनों को मैं कंक्लूड करके एक लाइन में कह सकता हूं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी या चेंज होंगी। तो ये वो टेम्परेचर होता है जिसको पार करने के बाद आपके मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में चेंज आना शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया? नाउ अब इसको जरा समझते हैं। मान लेते हैं ये मैंने एक रेफरेंस लाइन ली टेम्परेचर की, और ये एक डोमेन है मेरे पास। ठीक है, इस डोमेन के अंदर जो डायपोल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंग हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक ऑर्डर्ड मैग्नेटिक मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के सारे डायपोल्स अलाइंग हैं। ठीक, अब मान लेते हैं ये एक टेम्परेचर ले लेते हैं क्यूरी टेम्परेचर। जैसे इस टेम्परेचर को मैं पार करूंगा तो ये जो ऑर्डर्ड मैग्नेटिज्म देखने को मिल रहा था ये इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ रही, विजुलाइज हो पा रहा है? तो जैसे ही हम ये डोमेन को क्यूरी टेम्परेचर के पार ले जाएंगे या टेम्परेचर को पार करवा देंगे क्यूरी टेम्परेचर के, तो सेम डोमेन सेम डायपोल्स जो पहले ऑर्डर्ड थे वो अब क्या होंगे, वो डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे। यानी कि डिसऑर्डर्ड मैग्नेटिक मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है? तो हम ये कह सकते हैं जो ऑर्डर्ड मैग्नेटिक मूवमेंट है हम कह सकते हैं इसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिज्म हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। ये वो मैग्नेटिज्म होता है जो इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने नहीं भी लगाई है तब भी जो डोमेन अपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का मैग्नेटिक मूवमेंट होल्ड करके रखती है उन्हें हम लोग स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिज्म कहते हैं, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिज्म था ये क्या होगा, ये पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, नो मैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा। यानी अगर डोमेन से पूछोगे तो पुराने केस में डोमेन के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का फ्लक्स होगा, लेकिन जैसे ही हम इसे क्यूरी टेम्परेचर के पार ले जाएंगे तो वो सारा फ्लक्स गायब हो जाएगा। ठीक, तो पहला केस जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म है, यानी कि ये ऐसी डोमेन जिनके अंदर सारे डायपोल्स एक तरफ देख रहे होते हैं, ऐसी डोमेन को हम लोग क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल की डोमेन का नाम दिया जाता है। ये आप लोग पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। तो अगर दूसरा अगर हम बात करते हैं डिस्टर्ब वाले की तो इसको हम पैरामैग्नेटिज्म कह देते हैं। ठीक है,
समझ में आया? तो यहाँ से एक बात प्रूफ होती है कि क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे पहले अगर आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और क्यूरी टेम्परेचर को उसको पार करवा दिया तो वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए क्यूरी टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट रिलायबल वो कहाँ है या कह सकते हैं सिग्निफिकेंस कहाँ पर है, तो आप एक लाइन में आंसर दोगे, कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम क्यूरी टेम्परेचर के पार ले जाते हैं तो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो दिस इज द कर्व। ये आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर मैंने ये कर्व बताया था। अब इस कर्व को बहुत ध्यान से देखना। देखो इस कर्व के अंदर जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर, तो देखो टीसी वो पॉइंट था जिसके बाद क्या हो रहा था, फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट हो जा रहा था पैरामैग्नेटिक में। तो देखो यहाँ पर भी यही तो हो रहा है। लेफ्ट साइड में देखो आपको फेरोमैग्नेटिज्म देखने को मिल रहा है, दिस वन इज योर फेरोमैग्नेटिज्म। और देखो जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम उसको लेके जा रहे हैं इधर मतलब क्यूरी टेम्परेचर को पार करवा रहे हैं, क्यूरी टेम्परेचर को तुरंत ही किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। सो दिस टीसी, ये जो टीसी है यही आपका क्यूरी टेम्परेचर है। तो ये वो क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया जिसके बाद फेरो जो है वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ एप्लीकेशन क्या है भाई, क्यों जरूरत पड़ी, हम क्यों पढ़ें क्यूरी टेम्परेचर, आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि क्यूरी टेम्परेचर को हमें पढ़ना पड़ रहा है, तो उसको समझ लेते हैं। अब देखो इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल होता कहाँ कहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि फेरोमैग्नेटिक, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मोटर के अंदर, जनरेटर के अंदर और ट्रांसफार्मर में। यानी कि मोटर की चाहे कोर हो, जनरेटर की कोर हो या फिर ट्रांसफार्मर की कोर हो, आपने पढ़ा होगा, इन सब जगह हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल में फेरोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अगर हम इंपॉर्टेंट चीज बात करें तो हम क्या चाहते हैं, इन तीनों चीजों के अंदर हम चाहते हैं कि जो भी हम मैग्नेट या जो कोर हम लोग यूज कर रहे हैं वो अपनी मैग्नेटिक बिहेवियर को मेंटेन करके रखे। क्योंकि अगर मैग्नेटिक बिहेवियर मेंटेन नहीं होगा तो सिस्टम क्या होगा, एफिशिएंसी उसकी डाउन हो जाएगी। तो ये हम चाहते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो अपनी प्रॉपर्टीज को, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखे। नाउ कांस्टेंट का मतलब क्या, कांस्टेंट क्या मतलब हो गया कि T लेस देन TC। यानी कि अगर हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाहे तुम वो मोटर ले रहे हो, जनरेटर ले रहे हो, ट्रांसफार्मर ले रहे हो, उनकी जो कोर है वो उसका जो टेम्परेचर है वो मस्ट बी लेस देन TC रहना चाहिए। यही तो हुआ, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अगर T ग्रेटर देन TC हो गया तो ऐसे केस में फेरोमैग्नेटिज्म जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी पैरामैग्नेटिज्म में। और अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होने पे क्या होगा, ऐसा होने पे जो हमें पुअर परफॉर्मेंस मशीन की देखने को मिलेगी। यानी कि बिल्कुल ऐसा समझो, तुम मार्केट से खरीद के लाए थे मोटर, जनरेटर या ट्रांसफार्मर, कोई भी चीजें, और वो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक कोर की बनी हुई थी और आपने आपने पता था कि भाई इसकी एफिशिएंसी 90% है। ठीक, आपने उसको चलाया, जब आपने चलाया तो क्या हुआ कि वो टेम्परेचर, उस समय जो टेम्परेचर था वो लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर था, क्यूरी टेम्परेचर था। तो ऐसे में वो बहुत अच्छे ऑपरेशन करेगी, 90% एफिशिएंसी निकाल के देगी। पर जैसे ही आपने क्या करा कि अगर आपने गर्मी बढ़ गई या किसी भी वजह से, या मान लेते लोडिंग ज्यादा कर दी, ओवरलोडिंग हो गई, तो ओवरलोडिंग होने पे क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि जब भी हम ओवरलोडिंग करते हैं तो बेसिकली हीटिंग ज्यादा होती है। जब हीट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ग्रेटर देन TC हो जाएगा। और अगर एक बार टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर को, क्यूरी टेम्परेचर को क्रॉस कर गया तो पैरामैग्नेटिज्म फेरो में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जैसे ही ऐसा होगा इनकी परफॉर्मेंस पूरी तरीके से पुअर हो जाएगी, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। जो 90% की मार्केट से तुम खरीद के लाए थे मशीन, जिसके लिए तुम इतना खुश हो रहे थे, इतना पैसा दे के लाए थे, वो तुम्हें अब बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस देगी, 40-50% देगी। और ये मशीन तुम मार्केट से 40-50% एफिशिएंसी वाली मशीन तो हम बहुत सस्ते में ले सकते थे। तो समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ क्यूरी टेम्परेचर। यानी कि क्यूरी टेम्परेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन यही है। इसीलिए जब भी आप कोई मशीन खरीदने जाते हो, अगर आप उसका लॉग चार्ट देखोगे या स्टेट्स देखोगे तो वहां पे क्यूरी टेम्परेचर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अगर क्यूरी टेम्परेचर बहुत हाई है तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर मान लेते हैं हमारे पास, इसको समझ लो, मान लेते हैं मेरे पास दो मशीन है, एक मशीन है मेरे पास मशीन M1 और एक मशीन है M2। अब मान लेते हैं मशीन 1 का क्यूरी टेम्परेचर है 45 डिग्री और मशीन 2 का क्यूरी टेम्परेचर है 29 डिग्री, ठीक है, समथिंग। अब तुम ये दो मशीनें मार्केट से खरीद के लाए, तो अब क्या हुआ, अब जैसे तुमने इसको चलाना शुरू करा, अगर टेम्परेचर तुम्हारा, अब देखो 29 डिग्री तो इजीली पार हो जाएगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि 25 डिग्री तो रूम टेम्परेचर ही होता है। और अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो तो 34 डिग्री तो ऐसे ही रहता है यहाँ पे ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो देखो आराम से 25 डिग्री पार हो जाएगा। तो ये वाली जो मशीन है, ये इसके बहुत चांसेस हैं कि ये जो है इसके अंदर का जो कोर होगा वो क्या होगा, कोर अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेगा और फेरोमैग्नेटिज्म से कन्वर्ट हो जाएगा पैरा से। तो इसकी जो एफिशिएंसी है उसके डाउन होने के चांसेस मैक्सिमम है। लेकिन अगर इसकी बात कर लेते हैं मशीन 1 की, जिसकी 45 डिग्री है, तो अगर TC क्यूरी टेम्परेचर अगर उसका 45, अगर क्यूरी टेम्परेचर उसका 45 डिग्री है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर मशीन यानी कि M1 की अगर बात कर लेते हैं
तो इसके चांसेस कम है खराब होने के, क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी तभी तुम्हारा T ग्रेटर देन TC हो पाएगा, यानी कि 45 से लगभग जो होगा वो टेम्परेचर डाउन ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हम क्या चाहेंगे, अगर तुम मार्केट से मशीन खरीद के ला रहे हो तो तुम क्या चाहोगे, तुम चाहोगे कि उसका जो क्यूरी टेम्परेचर हो वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो। जितना ज़्यादा हाई क्यूरी टेम्परेचर होगा उतनी अच्छी बात है तुम्हारे लिए, उतनी ज़्यादा तुम हीटिंग के एटमॉस्फेयर में काम करवा सकते हो अपनी मशीन को। ठीक है, आयु समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए क्यूरी टेम्परेचर की बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जब भी आप इलेक्ट्रिकल मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो क्यूरी टेम्परेचर पे एक नज़र तुम्हें जरूर डालनी पड़ेगी कि क्यूरी टेम्परेचर कितना पे है। आयु समझ में आ रहा होगा। नाउ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ऑपरेशन का टेम्परेचर है वो मस्ट बी लेस देन रहे क्यूरी टेम्परेचर। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है और हमारा ये कोशिश होनी चाहिए कि वो मोटर खरीदो या वो जनरेटर खरीदो या वो मैग्नेटिक मेटेरियल खरीदो जिसका क्यूरी टेम्परेचर हाई हो, ताकि हमारे ऑपरेशनल टेम्परेचर हमेशा लो रहे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को मैंने काफी इंटरेस्टिंग करके आपको समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे हमने सीखा कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। जो लास्ट लेक्चर में मैंने टेम्परेचर के इफेक्ट बताए थे, अब उसको हमने डिटेल में यहाँ पे सीखा है। हमने क्यूरी टेम्परेचर को जाना, हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से क्यूरी टेम्परेचर जो होता है वो हमारे डे टू डे ऑपरेशन को अफेक्ट करता है। मशीन खरीदते समय क्यूरी टेम्परेचर का ध्यान क्यों रखना जरूरी है, और इसीलिए क्यूरी टेम्परेचर को, यही सारी बातें क्यूरी टेम्परेचर को बड़ा इंपॉर्टेंट बनाती हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है पेपर्स में क्यूरी टेम्परेचर, वाइवा में क्यूरी टेम्परेचर, हर जगह आपसे अगर आप कहीं पे भी इंजीनियरिंग मटेरियल अपना सब्जेक्ट भरते हो तो क्यूरी टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऊपर से देखोगे, अगर जनरल बात करी जाए, एक छोटे सी बात करी जाए, तो क्यूरी टेम्परेचर सिंपल सा एक आंसर दे सकते हो कि फेरो जब पैरा में, जिस टेम्परेचर के बाद फेरो जो है वो पैरा में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, आई होप। ठीक है, अगर आपने इस लेक्चर में कोई भी नई चीज सीखी है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, कोई डाउट है तो भी बता सकते हैं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।